So welcome to this session. Good evening to all of you. And today we are going to start chapter number 13 of physics. Name of the chapter nuclei. New chapter हम start करने जा रहे हैं अल्फा सीरीज के अकॉर्डिंगली. हमने केमिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 2, और फिजिक्स में भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. दैट इज द चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 के बाद उसका छोटा भाई जैसा ये चैप्टर नंबर 13 है, बहुत ही ईजी है. ओके, बहुत ही ईजी है, आपको जल्दी से समझ में आएगा, तो आप जल्दी से ध्यान भी दीजिए. तो चैप्टर नंबर 13 की हम बात करते हैं, जिसका नाम है न्यूक्ली. तो गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियस. सबसे पहले हमने एटम के बारे में पढ़ा. चैप्टर नंबर 12 में हमने किसके बारे में पढ़ा? एटम्स के बारे में पढ़ा. अब एटम्स के अंदर एक जो हमें पता है कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है और जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो रदरफोर्ड ने हमें सजेस्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. तो बस उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं न्यूक्ली. उसी के बारे में पढ़ने वाले न्यूक्ली के बारे में. सो गिव द जनरल इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताइए. सो इन एवरी एटम द पॉजिटिव charge and mass is densely concentrated at the center of the atom, which is called nucleus of the atom. पता है ना हमें ये चीज? The dimensions यानी कि radius of nucleus are much smaller. Okay, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको मैं करेक्ट करके जा रहा हूँ. Smaller than those of the atom. Atom के कंपेयर में काफी कम रेडियस होता है. Got it? Experiments on scattering alpha particles demonstrate that the radius of the nucleus was smaller than the radius of atom by the factor of 10⁴. हमने प्रीवियस चैप्टर में 10⁴ एंड 10⁵ पढ़ा था. 10⁴ से लेके 10⁵ फैक्टर तक वो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का, वो कम होता है. किसके कंपेयर में? एटम के कंपेयर में. हमने ऐसा पढ़ा था. सो द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम, दैट इज एज यू नो दैट हम एटम हो या न्यूक्लियस, उसको हम मानते हैं स्फीयर. क्या मानते हैं? स्फीयर. एंड सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब. अकॉर्डिंग टू दैट 4/3 न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10⁻⁻14 है, उसका क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ एटम का जो रेडियस है हम मानते हैं 10⁻10 मीटर. ओके, उसका क्यूब. 4/3 पाई 4/3 पाई कट आउट. यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁻42 10⁻42 एंड नीचे हो जाएगा आपका 10⁻30. ओके, सो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+30 -42 + 30 दैट इज -12. कहने का मतलब को न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम से 10⁻12 फ्रैक्शन जितना कम है. इज इट क्लियर? अप टू नाउ आपको क्लियर हो गया है या ना? वैसे मैंने आज कंपलसरी बोला था आने को, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, है ना? कोई बात नहीं, कल से टाइम चेंज हो रहा है. न्यू टाइम टेबल जो है वो आपको मिल जाएगा. आफ्टरनून का टाइम हो जा रहा है, इवनिंग का टाइम नहीं है. तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा. हो सके तो ऑफलाइन आइए, उसी में आपका फायदा है. ओके, लक्ष्मी, आर यू कंफर्टेबल ना? मैं वही चेक कर रहा था कि लक्ष्मी है या नहीं. ओके, गुड. वैसे ही लक्ष्मी आज न्यू चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है, तो कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं होगा तुम्हें. ओके, सो देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम. न्यूक्लियस एंड एटम का जो वॉल्यूम है उनका जो रेशियो होता है वो 10⁻12 है. ए जो है वो 1 जब नेगेटिव पावर होता है तो द रेशियो इज लेस देन 1. इट सजेस्ट दैट न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. डेफिनेटली न्यूक्लियस स्मॉलर पार्ट है एटम का एंड एटम बड़ा है. तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है एटम के वॉल्यूम से कितना कम है? दैट इज 10⁻12. उतना टाइम छोटा है. ओके, so the volume of nucleus about 10⁻12 times the volume of atom. Even so the nucleus contains most यानी कि more than 99.9% of the mass of atom. हमें ये भी पता है, हमने 12 चैप्टर में पढ़ा है. जिन लोगों ने 12 चैप्टर नहीं पढ़ा उनको केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर याद करना है, जो हमने 11th के केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एटम का मेजोरिटी जो मास होता है 99.9% जो मास है वो किसके अंदर कॉन्सेंट्रेट होके रहता है? दैट कंटेन्स न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. गॉट इट? एंड मास ऑफ द जितना भी मास ऑफ द एटम है उसका 99.9% मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है. एंड इफ वी थिंक ऑफ एटम इज एनलार्ज ऑफ द साइज ऑफ क्लासरूम, अगर हम सोच ले कि एटम क्लासरूम के साइज का है,
then nucleus would be the size of pinhead. तब एक पिन का जो टॉप हेड होता है उतनी स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम 10⁻12 टाइम छोटा है। समझ में आया? तो एक रूम की साइज का अगर एटम है तो उस रूम को 10⁻12 पार्ट्स में डिवाइड कर लो इक्वली वॉल्यूम वाले, तो जो एक पार्ट मिलता है दैट पार्ट इज योर न्यूक्लियस, उतना छोटा न्यूक्लियस है। Hence the empty in the atom is very large area. Okay, empty space in an atom is in a very large area. Yeah, empty space in the atom has a very large area. Okay, तो एटम जो है उसमें न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, एंड दैट्स वाई ये जो बाकी पोर्शन है उसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। कौन सा स्पेस बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस, which has a very large area. So this is all about nucleus. Write the unit of mass and its definition. अब जनरली हम मास का जो यूनिट्स होता है वो हम यूज करते हैं किलोग्राम। क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। सो द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू किलोग्राम। एज अ ऐसा यूनिट सिस्टम जो हमने 11th में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल फॉर यूनिट्स, हम मास के ऐसा यूनिट को किलोग्राम बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। And kilogram is not a very convenient unit to measure such a small quantities. The mass of क्योंकि हम न्यूक्लियस या एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, and that's why mass of atom is very small as compared to the kilogram. किलोग्राम के कंपेयर में एटम का मास जो हम देख भी नहीं सकते ना, वो काफी स्मॉल है, and that's why kilogram is not convenient unit to measure the small quantities. सो इन न्यूक्लियर फिजिक्स, खास करके एटॉमिक लेवल पे जब जाते हैं, एटम की बात करते हैं और एटम से भी नीचे जाते हैं, छोटे डायमेंशंस पे जाते हैं, तो न्यूक्लियस आता है। तो न्यूक्लियस के रिलेटेड जो भी फिजिक्स है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। सो इन न्यूक्लियर फिजिक्स द यूनिट ऑफ एटम इज टेकन एट, यूनिट ऑफ एटॉम्स की जगह पे आएगा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज टेकन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट। पहले हम उसको AMU से पहचानते थे, बट रिसेंटली इन द न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक मास यूनिट वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट। तो पहले हम उसको AMU लिखते थे, बट अब यूनिफाइड मास यूनिट को सिर्फ हम U से लिख रहे हैं, सिंबल U लिख रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे AMU ही। समझ रहे हो? सो किलोग्राम इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर द न्यूक्लियस फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स में किलोग्राम मास से अगर हमें जाना हो तो बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाता है किलोग्राम। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द स्मॉलर यूनिट्स। कौन सा यूनिट यूज करने चाहिए? हमें स्मॉलर यूनिट यूज करने चाहिए, एंड फॉर दैट स्मॉलर यूनिट यूज करने चाहिए तो उसके लिए क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट के लिए हम AMU यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका वर्ड चेंज करके अब बोला जाता है यूनिफाइड मास यूनिट, और जिसका सिंबल है U। तो ये यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट AMU का डेफिनेशन है क्या? किसको 1 AMU बोलेंगे? सो द 12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन। कार्बन के एटम जिसका एटॉमिक मास 12 हो, पता है ना, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 हो, क्योंकि आइसोटॉप्स आपको पता होगा, कार्बन का अनदर आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास 14 है ना। एटॉमिक नंबर 6 सेम रहता है। वैसे ये जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल गलत है, हम ऐसे लिखते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, लाइक दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखना होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड होता है, एटॉमिक मास नंबर लेफ्ट या राइट साइड हो सकता है। गॉट इट? सो ये जो दो है वो एटम एक दूसरे के आइसोटॉप्स है, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। केमिस्ट्री में हमने सीखा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर X है तो उसके एटॉमिक नंबर Z, और अगर एटॉमिक मास A है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसमें एटॉमिक नंबर जो नीचे का है वो सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। करेक्ट? सो कार्बन 12 आइसोटॉप्स लेना है और उसके मास का जो 12th पार्ट है, 12th part of mass of unexcited carbon atom is called 1 AMU। उसको हम बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? 1 AMU और 1 U। The mass of unexcited carbon is, ये जो unexcited carbon है उसका मास कितना होगा?
तो कार्बन का मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ऑलवेज याद रखना, एटम का मास हम कौन से मेथड से फाइंड करते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ओके, आपने 11th में कहीं इसका नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो वहां से हमने कार्बन 12 का मास निकाला, तो वो है 1.992647 क्रॉस 10⁻⁻26 kg। लेकिन उसका कौन सा पार्ट लेना है? हमें 12th पार्ट लेना है, 12th पार्ट। इसलिए हम इसको मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन एटम जो है उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, और वो जो SI में किलोग्राम में जो मास था कार्बन 12 का अनएक्साइटेड फॉर्म में, उसको 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी मास किलोग्राम के अंदर मिलता है, दैट इज योर 1 AMU अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। So put this value over here, 1.992647 cross 10⁻⁻26 kg, division में 12, 1.992647 division में 12, that is 1.166 cross 10⁻⁻26। एक पॉइंट आगे ले जाओगे तो 1.66 cross 10⁻⁻27 kg। अभी हमने डेरिवेशन किया, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, आपको इस चीज को याद रखना है कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 cross 10⁻⁻27 kg। The atomic mass of various elements expressed in an atomic mass unit U are close to being integral multiple of the mass of hydrogen atom. Atomic mass of various element, अलग अलग elements का atomic mass जो है, जो हम किसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं? atomic mass unit U के अंदर, are very close to the being integral multiple of mass of hydrogen atom। समझना, ये जो हमने एक नया सिस्टम बनाया फॉर द मास मेजरिंग ऑफ न्यूक्लियस, अच्छे से समझना बेटा। तो हमने उसमें क्या किया, अनएक्साइटेड कार्बन 12 एटम्स जो था उसका मास जो किलोग्राम में था उसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया। ओके, ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं, मतलब कि जो इस बार जुलाई में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको मैं वार्न कर रहा हूँ कि मैंने 12 एंड 13 चैप्टर इसलिए चूज किया है ताकि आपके 7 + 7 14 मार्क्स बोर्ड में कवर हो जाए, समझे ना? तो आपको इजी है, और अगर रिवीजन मिल जाए तो और इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई चूज दिस चैप्टर्स 12 एंड 13। जो 2022 में एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए कैसे मैंने चूज किया है, तो वो अभी ही केमिस्ट्री में 11th में चैप्टर 2 पढ़ के आए हैं एटम्स, उसी के बेसिस पे चैप्टर नंबर 12 था। और जैसे हमने एटम पढ़ लिया तो एटम से आगे हम न्यूक्लियस पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने 13 पीछे पीछे ही चूज कर लिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं फायदा करवाना चाहता हूँ आप लोगों का, दोनों ग्रुप का, है ना? दैट्स वाई ध्यान देना आप लोग। ओके, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि कार्बन 12 का जो मास किलोग्राम में था उसको 12 में डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 1 AMU। ये 1 AMU जो है वो इस क्यों 12 से किया, क्यों 13 से नहीं किया, क्यों 14 से नहीं किया, 12 से ही? तो ये जो क्वांटिटी हमें मिलती है 1 AMU इक्वल्स टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻27 kg, ये जो क्वांटिटी है एक ऐसी क्वांटिटी है, यानी कि 1 AMU एक ऐसी क्वांटिटी है कि अगर मैं उसको n से मल्टीप्लाई करूं, मतलब n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, तो 2 AMU, 3 AMU, 4 AMU, 5 AMU, 6 AMU ऐसा मिलता जाएगा। गॉट इट? अब यहां से क्या स्टोरी बनती है कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जो हाइड्रोजन एटम जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, एलिमेंट है, सबसे सिंपलेस्ट, पहला एटॉमिक नंबर है, उसका मास एग्जैक्टली फिट बैठता है 1 AMU। एग्जैक्टली तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम मानेंगे 1 AMU, 1.0088 AMU आता है, बट हम मान लेते हैं 1 AMU। अब आगे अगर आप हाइड्रोजन से आगे जाते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हैं। तो हीलियम का मास मेजर किया तो वो 2 AMU मिला, लिथियम का किया तो 3 AMU मिला, बेरिलियम का किया तो 4 AMU मिला, बोरोन का किया तो 5 AMU मिला। हा, हीली, बेबो, काना, ओ, फनीसो, एटॉमिक नंबर जो है उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम आगे गए तो उनका इंटीग्रल मल्टीपल मिलता गया हाइड्रोजन के मास का। एंड दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक masses of various element expressed in a atomic mass unit are close to the being integral multiples, very close to the being integral multiple of the mass of hydrogen atom, क्योंकि according to this system हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 1 AMU है। 1 AMU को अगर हम इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आने वाला है, फ्रैक्शन यानी पॉइंट वाला आंसर आने वाला नहीं है। एंड हाउएवर देयर आर मेनी स्ट्राइकिंग एक्सपेडिशंस टू दिस रूल ऑल्सो, मतलब ऐसा रूल तो बनाया गया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्सपेडिशंस मिले। इनिशियली रूल तो बन गया लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली जो इस रूल को क्या कर रहे थे? वायोलेट कर रहे थे, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। सो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इज कैरिड आउट बाय, मैं कब का बात कर रहा हूं कि एटॉमिक मास जो है वो कौन से एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया जाता है?
मास स्पेक्ट्रोमीटर्स से या मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम एटॉमिक मास डिसाइड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास यूनिट एंड इट्स डेफिनेशन. वैसे कभी कभी यहाँ पे मास यूनिट ऑफ मास लिख के आता है या यूनिट ऑफ एटॉमिक मास लिख के आता है, तो आपको यही थ्योरी लिखना है, समझना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है इस चैप्टर में से? सो एक्सप्लेन बाय इल्यूस्ट्रेटिंग द टाइप्स ऑफ एटम. ओके, हम इल्यूस्ट्रेशन देके अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स को डिफाइन करने वाले हैं. सो द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इज रिवेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. लिसन, समझना अच्छे से, आइसोटॉप्स की बात को छेड़ रहे हैं हम यहाँ पे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर्स की मेथड ने हमें बताया कि एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग मास वाले एटम प्रेजेंट हो सकते हैं. द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास रिवेल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एंड एग्जिबिट्स द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. बट वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट्स करते हो. Only differ in a mass such type of atoms called isotopes. ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं. So isotopes atom are the atoms with the same number of Z. मतलब कि एटॉमिक नंबर. Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को. ओके, और आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम. अगर एटम न्यूट्रल है तो ही जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. बट डिफरेंट ऑफ एटॉमिक मास. ए मतलब व्हाट? एटॉमिक मास नंबर. तो एटॉमिक मास अलग होगा एंड एन फॉर न्यूट्रॉन. ओके, तो न्यूट्रॉन अलग होगा और एटॉमिक मास अलग होगा. समझ में आया? तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक मास उनका अलग हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप. कोई नई बात नहीं है, सारी पुरानी है. 8, 9, 10, 11 से सीखते आ रहे हैं कि व्हाट इज द आइसोटॉप्स. ओके, सो द रिलेटिव, ध्यान देना, आइसोटॉप्स अकर्स इन द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. देखो इसका नाम कैसे बना, आइसोटॉप्स. आइसो मतलब सेम, टॉप्स मतलब प्लेस. तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है. 11th में हमने पढ़ा हुआ है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज करते हैं. पहले छोटा एटॉमिक नंबर, फिर बड़ा, हाई, लेबे, बोकाना, सीक्वेंसली हम अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर उनको अरेंज करते जाते हैं. इनिशियली मेंडेलीव जब आए थे तब एटॉमिक नंबर की अकॉर्डिंगली नहीं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट किया जाता था. लेकिन न्यू पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली हम अरेंज करते हैं. गॉट इट? सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उनको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस मिलने वाला है एंड दैट्स व्हाई इनका नाम बन गया आइसोटॉप्स. आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब प्लेस, सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. द रिलेटिव एम्बिडेंस इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स डिफर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, एज वेल एज ये जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका जो एम्बिडेंस मतलब कि जो प्रपोर्शंस है. मानो कि आपको एक मिनरल लेके आए, अब मिनरल के अंदर दो आइसोटॉप्स है, मिनरल एक ही एलिमेंट्स का है, सपोज क्लोरीन, तो क्लोरीन का मिनरल है लेकिन उसके अंदर दो आइसोटॉप्स है, ए एंड बी. तो ए के परसेंटेज अलग हो गए, बी के परसेंटेज अलग हो गए, है ना. और एज वेल एज दूसरे मिनरल में भी अगर दो अनदर कोई मिनरल लिया हमने, कॉपर, उसके भी अगर दो आइसोटॉप्स है ए एंड बी, तो उनका भी प्रपोर्शंस अलग होगा. ऐसा नहीं कि इसमें 50 इसमें 60-40 था तो उसमें भी 60-40 होगा. तो ये जो परसेंटेज है, एम्बिडेंस जो है अलग अलग आइसोटॉप्स का एलिमेंट वाइज क्या होता रहता है, चेंज. जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल क्लोरीन का दिया गया है और फिर हाइड्रोजन का दिया गया है. जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स. टोटल कितने आइसोटॉप्स है उसके पास? 2. एक जिसका एटॉमिक मास है 34.98 AMU. रूल्स देखना, रूल्स जो मैं आगे पढ़ा के आया हूं कि किसी भी एलिमेंट्स का एटम होता है उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन एटॉमिक मास से नियरेस्ट टू द इंटीग्रल मल्टीपल होता है. तो 34.98 यानी कि 35 इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है. तो 35 × 1 35 हो गया. सो रूल सेटिस्फाई हो रहा है, समझना.
Then 36.98 this isotope has a atomic mass nearest to the 37, मतलब कि अगेन इंटीग्रल मल्टीपल हो गया 37 into 1. सो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स है और उनका एटॉमिक मास 34.90 mu है एंड 96 sorry my mistake 34.98 mu है एंड 36.98 mu है, which are nearly integral multiples of the mass of hydrogen atom, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया. द रिलेटिव एम्बिडेंस ऑफ दिस आइसोटॉप्स, लेकिन जब हम उसका मिनरल निकाल के लेके आते हैं, जस्ट सपोज हमने अर्थ क्रस्ट में से 100 ग्राम प्योर इसका मिनरल निकाला क्लोरीन का, तो उसके अंदर 75.4 ग्राम जो है वो ए वाला आइसोटॉप्स होगा, 35 एटॉमिक मास वाला, एंड बाकी का जो 24.6% यानी कि 24.6 ग्राम है वो ए वाला आइसोटॉप्स होगा, 37 mu वाला. बात समझ रहे हो? गॉट इट? सो दिस इज द एम्बिडेंस प्रोपोर्शंस कितना होगा. दस द ये सब मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक से ही डिसाइड किया जाता है, हमें सिर्फ इसको याद रखना है थ्योरेटिकली. Thus, the average mass of the chlorine atom is obtained by weighted average of mass of the two isotopes. Generally हमें एवरेज निकालना होता है मास वाला, तो मास टोटल मास डिवीजन में हम सॉरी माय मिस्टेक, एवरेज हम कैसे फाइंड कर दे, तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यस, तो मैं यहाँ पे जो बता रहा था मास प्लस मास डिवीजन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 2 कर देते तो एवरेज मास मिल जाता. बट दिस इज जस्ट एवरेज, बट हमें यहाँ पे एवरेज मास नहीं लेना है, हमें वेटेड एवरेज मास लेना है, मतलब कि हमें उसके प्रपोर्शंस के ध्यान में रख के एवरेज मास निकालना है. मतलब कि ए जो है उसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज के साथ मल्टीप्लीकेशन, 75.4 ए वाला है 34.98, तो ये दोनों का परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन, प्लस इसका परसेंटेज कितना है 24.6, उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 36.98 के साथ. डिवीजन में टोटल परसेंटेज कितना है 100. हमने सीधा मास प्लस मास डिवाइड बाय 2 नहीं किया, डायरेक्ट सिंपल एवरेज नहीं निकाला, हमने वेटेड एवरेज मास निकाला. तो हमने क्या किया, ये जो मास था उसके परसेंटेज के साथ, ये जो मास था उसको उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवीजन में हमने टोटल परसेंटेज डाल दिए. गॉट इट? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 35.47 mu. आपको क्या मिल जाएगा 35.47 mu. सबसे पहले दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है उनको समेशन करके 100 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द टोटल एवरेज मास. नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कभी हम केमिस्ट्री में जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 35.5 लेते हैं, तो 35.47 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 35.5. अब समझ में आया कि वो फ्रैक्शन क्यों हो गया, 35.5 किसी भी इंटीजर के नजदीक का नहीं है. एक्चुअल में रियल में एटम का मास ऐसे इंटीग्रल्स से नजदीक होता है, या तो फिर बस नियरेस्ट टू इंटीग्रल मल्टीपल होता है. लेकिन जब हम ऐसे आइसोटॉप्स के बारे में, किसी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, तब अगर हम वेटेड एवरेज मास लेते हैं तो वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है. गॉट इट? तो उसमें रूल गलत नहीं था, बट रूल की मदद से हमें आइसोटॉप्स के बारे में पता लगा. गॉट इट? Okay, so this is the thing about the chlorine, and the next example is for hydrogen. Next example है वो किसके लिए? हाइड्रोजन. The lightest element hydrogen has a 3 isotopes. ऐसा भी फिक्स नहीं है कि किसी के पास कितने आइसोटॉप्स है, कुछ एलिमेंट्स के पास आइसोटॉप्स है ही नहीं, और कुछ एलिमेंट्स के पास 2 है तो किसी के पास 3 है. गॉट इट? जैसे हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है, जिसमें एक जो है उसको हम देखो एक और चीज, ये जो 2 आइसोटॉप्स है क्लोरीन को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो क्लोरीन का सिंबल हो गया Cl और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. कौन सा है? 17. एटॉमिक नंबर नीचे सेम होता है. एक का मास है 35, जनरली हम 34.98 को 35 लेते हैं, एंड दूसरे का जो मास है वो है 37. तो ये 2 आइसोटॉप्स हो गए आपके क्लोरीन के. लाइकवाइज अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल है H 3 आइसोटॉप्स. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 111. उसका एटॉमिक नंबर मास जो है वो चेंज होता है 1 2 3. तो ए 1H1 वाला जो है उसको सिंपल हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1.0078 mu है. तो अप्रोक्सीमेटली 1 mu हो गया, बट इट 1 into 1 इंटीग्रल मल्टीपल. जो दूसरा है उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं 1H2. उसका एटॉमिक मास है 2.0141 mu, तो अप्रोक्सीमेटली 2 mu हो गया इंटीग्रल मल्टीपल. तीसरा जो उसका आइसोटॉप है उसका नाम है ट्रिटियम. ओके, क्या नाम है? ट्रिटियम 1H3.
ओके, तो उसका एटॉमिक मास है 3.0160 AMU, तो अप्रोक्सीमेटली 3 AMU हो गया, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल। तो इंडिविजुअली दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल, करेक्ट। द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन रिलेटिव एम्बिडेंस, बट अगर हम एम्बिडेंस की बात करें तो ये जो पहला आइसोटॉप्स है ना, वो अकेला 99.985% मिलता है, बाकी कुछ नहीं बचा, छोटा सा। इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटॉन। इसका जो न्यूक्लियस है, सिंपल हाइड्रोजन एटम, उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। एक ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, और वो कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट आइसोटॉप्स, गॉट इट? इसलिए उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो H, लेकिन वो एटम में से अगर हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा? H+। सिंपल सिंपल वर्ड से सुनते जाना। हाइड्रोजन एटम है तो H, लेकिन अगर उसके अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? H+। एंड दैट्स व्हाई हम इस H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ न्यूक्लियस बचा, इसके न्यूक्लियस में तो कोई न्यूट्रॉन है नहीं, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? H+, मतलब प्रोटॉन। In an atom of hydrogen, there is a no neutron, but but have only one proton. न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि कितना है यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.0078, तो 1.0078, लेकिन उसका प्रोपोर्शंस कितना है? 99.985%, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देते। ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आया दैट इज 1.006748 AMU, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पस में हम लेते हैं 1.00727 AMU इज टेकन। 727 किसके लिए? मास ऑफ प्रोटॉन के लिए। अगर ये मास ऑफ प्रोटॉन जो हमने AMU में लिया उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अभी हमने निकाला था 1.66 × 10⁻⁻77 kg। हमें अगर ये वैल्यू याद नहीं रहती है तो हम सिर्फ इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 से, तो हमारा आंसर था 1.00727 इंटू 1.66, गॉट इट? तो यू विल गेट 1.6 एग्जैक्टली आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप 1.66 लोगे तो 1.6720,682, अगर आपके पास कैलसी है तो कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 67 से, गॉट इट? 672 से, ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा याद रखे तो नहीं जा सकते। तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg is taken. Mass of proton equals to nothing but 1.67 × 10⁻⁻27 kg. Listen carefully. 1 AMU is 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। थोड़ा सा फर्क है, याद रखना दोनों के अंदर। ओके, द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ AMU? वैसे यहाँ पे लिखा ही है 27, लेकिन वापस अगर गिनना है तो आप क्या करोगे? तो दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.00788 के बाद अगर एक पॉइंट चले जाए तो 3। तो एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम कट कर लेते हैं तो हमें न्यूक्लियस का मास मिल जाता है, एंड जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन में उसके तो अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही है, एंड दैट्स वाई जो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है वही मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो हमने क्या किया? एटम का मास लिया, इस एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन का मास भी आप याद रख लीजिए 0.00055 AMU, तो हमने इसके अंदर से इसको कट करना है, गॉट इट? सो 1.00783 माइनस 0.00055, तो यू विल गेट 1.00728। जो हमने 727 लिया था आगे के एग्जांपल में वो 728, 728 लिखो या 727 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, गॉट इट? सो दिस इज द कैलकुलेशन। ये जो आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के अंदर, तो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो है दे आर बीइंग अनस्टेबल, इसीलिए तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का पहला वाला जो आइसोटॉप्स है उसका ही प्रोपोर्शंस 99.985% है, गॉट इट? एंड दे डू नॉट अकर नेचुरली। ये जो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम्स है वो हमें नेचुरली मिलते भी नहीं है, एंड आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर हम आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम and tritium are isotopes and do not have a neutrons in their nucleus but have only one proton, so their ratio is 1 gem 2 gem 3. Give me 1 minute.
आपको सॉरी आपको है ना 4th नंबर का जो आंसर मैंने अभी यहाँ पे बोला वो वीडियो में नहीं मिलेगा, म्यूट हो जाएगा, तो ध्यान देना। अगर मैं शॉर्ट में सिखा दूं, जैसे आप लोगों ने गूगल मीट पे सुना है, लेकिन जब ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा तब आपको इसकी जो बात है वो नहीं सुनाई देगी। ओके, व्हाटएवर, आप थोड़ा सा पढ़ के समझ लेना, बट मैंने अभी आपको बोला है, आपने समझा है, सुना है, तो आप समझ जाओगे। Briefly explain the discovery of the neutrons and how can it be a demonstrate. So 1932, James Chadwick verified the hypothesis that the atomic nucleus which contains the proton and other neutral mass is an integral multiple of the fundamental units. Chadwick नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में प्रूव किया कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो है ही है, उसके अलावा भी एक पार्टिकल है जिसका न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसका मास जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट है। जो फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। चैडविक ऑब्जर्व्ड एमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन व्हेन बेरिलियम मतलब कि बी, एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम न्यूक्ली वेर बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम न्यूक्ली पे अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किए, तब उन्होंने किसी न्यूट्रल पार्टिकल्स का रेडिएशन देखा। ओके, in addition he observed that this neutral radiation could knock out the protons from the light nuclei such as those of helium, carbon and nitrogen. अब जब ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहे थे तो उन्होंने ये भी देखा कि अगर यही न्यूट्रल पार्टिकल, इनिशियली उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल इंसेट बम्बार्ड किया, वहां से कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहा था। उन्होंने देखा ये न्यूट्रल रेडिएशन, पहले उनको रेडिएशन के फॉर्म में दिखा, उन्होंने देखा ये न्यूट्रल रेडिएशन को, न्यूट्रल मतलब कि जिसका कोई चार्ज नहीं है, गॉट इट, ये न्यूट्रल रेडिएशन को हम किसी लाइट न्यूक्ली पे जैसे कि हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके ऊपर जाने दे, इंसिडेंट करे, तो वो क्या करेगा, नॉकआउट द प्रोटॉन्स, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, उसके अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एंड द ओनली न्यूट्रल रेडिएशन नॉन एट दैट टाइम इज फोटोन। और जब चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, उस टाइम पे अगर कोई न्यूट्रल रेडिएशन प्रेजेंट था तो वो था फोटोन। फोटोन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है फोटोन। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम सो दैट if the neutral radiation consisted of photon, the energy of photon would have to be a much higher than the available from the bombardment of beryllium nuclei with alpha particle. फिर उन्होंने क्या किया, कंजर्वेशन लॉ लगा दिए एनर्जी एंड मोमेंटम के। तो उनको क्या मिला, एक कंक्लूजन मिला कि अगर मानो कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है वो फोटोन का ही है जो उस टाइम पे नॉन था, तो उसकी जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, दैट वुड हैव टू बी अ मच हायर, काफी ज्यादा होनी चाहिए, किसके कंपेयर में, अवेलेबल फ्रॉम द बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्ली। बेरिलियम न्यूक्ली को जब अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड किया, उसके थ्रू हमें जो रेडिएशन का एनर्जी मिला, उस रेडिएशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन होना चाहिए, मतलब कि ये तो मिसमैच हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, जो एनर्जी मिल रहा था उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन होना चाहिए, मतलब कि ये फोटोन तो नहीं है। So Chadwick satisfactorily solved was to assume this neutral radiation consists of a new type of neutral particle and called neutrons. इसीलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए चैडविक ने उस न्यूट्रल रेडिएशन को नया ही नाम दे दिया, एंड दैट इज नथिंग बट न्यूट्रॉन्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक ने किया था। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ही was able to determine the mass of new particles like neutrons as very nearly as the sum of mass of proton. कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करके उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो न्यूट्रॉन का मास है वो एग्जैक्टली और नियरेस्ट टू द सेम, एग्जैक्टली मतलब कि नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है उतना उसके जितना ही, या नियरेस्ट वैल्यू वाला मास किसका है, न्यूट्रॉन का। एंड करेंटली द मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रिसाइजली 1.00866 AMU and that is nothing but 1.649 क्रॉस 10⁻⁻27 kg। अगर आप देखो तो पॉइंट के 2 डिजिट तक तो प्रोटॉन के मास जितना ही है, बाद में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। एंड चैडविक वाज अवार्डेड in 1935 Nobel Prize in the Physics for his discovery of the neutron. So up to now मैंने फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए।
ओके, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हो तो फटाफट से बताइए। हमें पूरा चैप्टर कवर करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब ये फिजिक्स का चैप्टर कवर हो जाएगा हम केमिस्ट्री के चैप्टर पे आगे जाएंगे। डन। तो अप टू नाउ अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए जल्दी से। अप टू नाउ किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए जल्दी से। ओके गुड। तो यहाँ तक की आपको प्रिपरेशन करके रखनी है, यहाँ तक की प्रिपरेशन करके रखनी है। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ा है वो 3 टाइम्स लिख के देने हैं। गॉट इट। और कल थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, मैंने बोला आफ्टरनून, तो जितने भी लोग ऑफलाइन आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। विथ प्रिकॉशंस, ध्यान देना है, ध्यान देके आना है। गॉट इट। प्लीज ट्राई टू कम ओवर हियर एंड ट्राई टू लर्न बेस्ट थिंग्स। ओके, तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।